इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का ही हमारा सेकंड क्लास है और इसमें हम 2022 का जुलाई के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन उसको और मैं करा दूंगा। देन उसके बाद में अगस्त वाला सेक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है जुलाई का वो यहाँ से है। चलो, क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल फ्लैग डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय झंडा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 23 जून, जुलाई 22 और 20 जुलाई और 23 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22 जुलाई। तो क्या हुआ था कि जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के ठीक पहले, कुछ दिनों पहले 22 जुलाई को जो है कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली बना था उसने जो है अडॉप्ट किया था जो हमारा फ्लैग है उसको। तो 22 जुलाई को जो है इसका एडॉप्टेशन हुआ था, उसी लिए जो है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल फ्लैग डे। तो 22 जुलाई याद रखना है। 1947 में 22 जुलाई 1947 में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है इसको अपना नेशनल फ्लैग बनाया था। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद में इसको ऑफिशियली जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है इसको फहराया जाने लग गया। और इस बीच में जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तब तक जो है एक नेशनल फ्लैग जो है डोमिनियन इंडिया का जो है एक नेशनल फ्लैग जो है इसको माना गया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को जो है फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? तो ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है वो एक्चुअल में जो है 60 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको जो है एक तरह का मंथली या ईयरली पेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए लाया गया था। तो इसमें क्या बेनिफिशियरीज के पास में क्या वो होना चाहिए कि क्या कंडीशन होना चाहिए जिसको ये लाभ मिलेगा? तो ऑप्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन के बिलो होना चाहिए, सीनियर सिटीजन होना चाहिए, एमएसएमई से होना चाहिए या स्कूल स्टूडेंट होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो है एज ग्रुप है वो 60 ईयर के प्लस होना चाहिए। 60 प्लस एज के जो है सीनियर सिटीजन्स को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम में जो है ये हालांकि शुरू हुआ था ये 4 मई 4 मई 2017 से ये शुरू हुआ था, 2017 से। ठीक है, और अभी जो है इसका जो है कुछ चीजों को जो है अपग्रेडेशन किया गया 2022 में जुलाई में, इसलिए जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि ये फिर वापस न्यूज में आया है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाया गया एक योजना है। ठीक है, हाँ, ये इसलिए योजना का क्वेश्चन यहाँ पे आया है क्योंकि इसने अपने 5 ईयर कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हैज कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑन 21 जुलाई 2022। देखो इसको जो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 से शुरू हुआ था, लेकिन इसका पहला जो वो था, मतलब कि जो ना चाहिए पेंशन जो प्रोवाइड किया गया था वो 21 जुलाई को था, इसीलिए जो है इस दिन को कंप्लीशन माना जाता है इसका। तो 21 जुलाई 2022 को इसने अपने 5 साल पूरे किए। इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन से संगठन के माध्यम से जो है इसको लागू किया गया? क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2022 को 5 साल पूरे कर लिए, इसे किन संगठनों के माध्यम से लागू किया गया है? अब किन संगठनों में, तो क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ पे एक्चुअली जो है किसी एक को ही दिया गया है। इसमें किन संगठनों करने का मतलब हो सकता है कई योजना होते हैं जो कई संगठनों के द्वारा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑप्शन है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी,
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसको जो है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया है, LIC, उसके द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC इंडिया के द्वारा जो है इसको चलाया गया है या उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, 5 साल कंप्लीट किए हैं, ये याद रखना है। LIC के द्वारा चलाया जा रहा है, 60+ सीनियर सिटीजन को पेंशन का एक स्कीम है ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर और ग्वालियर। एक्चुअल में जो है ये मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुरहानपुर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो बुरहानपुर जो है ऑफिशियली जो है डिक्लेयर किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय जो है भारत में जो है बोलना चाहिए कि जल मिनिस्ट्री या वाटर मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इसको किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये एक स्कीम है हर घर जल। तो कोशिश किया जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन हर गांव में और हर घर में जो है जल पहुंचाया जाए, पीने के लिए पानी जो है पहुंचाया जाए। तो उसी स्कीम के अंतर्गत बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है, सर्टिफाइड किया गया है कि ये हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए खास तौर पे याद रखना है कि ये 2022 में बनने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसको सर्टिफाइड किया गया है हर घर जल के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना यार, ये जो हर घर जल योजना है, ये जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा चलाया जाता है, ये याद रखना है। और इसको जो है आप ये किसके अंडर में आता है? ये अंडर आता है जल जीवन मिशन, जो कि 2019 से जो है इसको स्टार्ट किया गया था, अंडर जल जीवन मिशन। ठीक है, ये जल जीवन मिशन 2019 से स्टार्ट किया गया। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड द टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। 2024 तक जो है हर घर में जो है एक टैप वाटर जो है प्रोवाइड किया जाना। मतलब कि ये जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है? टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो जितने भी ग्रामीण घर हैं उसमें टैप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली बाई 2024 के अंत तक। ये टारगेट रखा गया है जल जीवन मिशन 2019 का। ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। और इसी जल जीवन मिशन में एक स्कीम चलाया गया हर घर जल, जिसमें मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया भारत में जो कि हर घर जल प्रमाणित जिला है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एप्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर ड्यू टू द अटैक ऑफ जोकर मैलवेयर। अब ये जो जोकर मैलवेयर है, ये इसके हमले से जो है गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स को हटा दिया गया है।
तो अब ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, और कई बार जो है साइंस एंड टेक वाला सेक्शन से करंट अफेयर्स में इस तरह की चीजें पूछता है, खास करके कंप्यूटर वाले सेक्शन से। तो यहाँ पे याद रखना आपको मैलवेयर का नाम है। कई बार बोल देता है रिसेंटली 2022 में कौन सा मैलवेयर जो है न्यूज में रहा है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। या कौन से मैलवेयर की वजह से जो है गूगल प्ले स्टोर को अपने एप्स हटाने पड़े, ऐसे पूछ देता है। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कितने एप्स को हटाया गया है ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है 50 एप्स, जो 50 एप्स है जिसने गूगल प्ले स्टोर से जो है इसको हटा दिया है। किसकी वजह से? जोकर मैलवेयर की वजह से। तो ये जो जोकर मैलवेयर है, ये एक तरह से बोलना चाहिए कि एक ऐसा एंड्रॉइड डिवाइस का ऐप है जो कि बहुत सारे यूजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है, जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह हो गया, या डिवाइस के अलग अलग डेटा हो गया, या मैसेजेस वगैरह को जो है कलेक्ट कर रहा था इलीगल तरीके से। तो ये एक तरह का एंड्रॉइड जो है वो है। ये जोकर मैलवेयर क्या है? एंड्रॉइड को अटैक करने वाला जो है, एंड्रॉइड फोन्स को जो है अटैक करने वाला जो है एक मैलवेयर है। ठीक है, मैलवेयर क्या होता है? एक तरह का वायरस होता है, ठीक है, और जो कि इलीगल तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह को जो है डिटेक्ट कर लेता है और वो कलेक्ट कर लेता है। तो ये गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे एप्स थे जो जिसमें ये मालवेयर पाया गया था, और इसीलिए गूगल प्ले स्टोर ने उनको हटा दिया है या उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये 50 एप्स थे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, कारगिल विजय दिवस इज बिंग कॉमेमोरेटेड ऑन विच डे इन इंडिया। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है, चार ऑप्शन है यहाँ पर, 27 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 25 जुलाई। एक्चुअल में जो कारगिल वॉर हुआ था 1998-1999 में, तो उस टाइम में जो है 26 जुलाई का दिन था, जब पाकिस्तान के ऊपर जो है इंडिया ने विक्ट्री प्राप्त की थी। ठीक है, और कारगिल का जो एरिया है, जो कि अभी लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां के माउंटेन में भारत ने अपना तिरंगा फहराया था, ऑक्युपाइड किया था उस एरिया को। तो ये 60 दिनों तक चला हुआ था 99 में, 1999 में कारगिल युद्ध जो हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। तो 26 जुलाई को भारत ने विक्ट्री हासिल की थी। तो उसी दिवस को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? इस दिन को बोला जाता है विक्ट्री एंड एंड ऑफ द कारगिल वॉर। ठीक है, ये कौन सा दिन था? 26 जुलाई 1999। ठीक है, 60 दिनों के बाद में, ये कितने दिन चला था? 60 डेज का जो है वॉर था ये, और उसके बाद में 26 जुलाई को ये भारत ने जीता था, या भारत ने विक्ट्री हासिल की थी। चलो अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। पहला है यहाँ पे, हु हैज बीन चोजन एज द इंडियन टीम्स फ्लैग बेरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है यहाँ पे पीवी सिंधु, लवलीना बोर्गेहन, नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू। तो वैसे तो नीरज चोपड़ा इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, इंजर्ड थे वो। तो पहले तो यहाँ पर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में एक चीज याद रखना है आपको, जैसे कि ये बर्मिंघम में हुआ। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। हालांकि मैं एक अलग से सेपरेट क्लास कराने वाला हूँ स्टैटिक जीके के टाइम में, जिस टाइम में हम लोग स्पोर्ट्स अवार्ड्स वाले सेक्शन में ये रिपीट होगा ये चीजें। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ, और कब से हुआ? ये 28 जुलाई
से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया, या फ्लैग बेरर किसे जो है चुना गया। तो ऑप्शन है पीवी संधू, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत की, और जिन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये, और रजत पदक और कांस्य पदक जीता हुआ है इन्होंने। तो इनको जो है भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पे जैसे लिखा है इंडियन टीम से फ्लैग बेरर फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, तो अगर आपसे बाई चांस ये पूछ दे कि फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी, अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें, तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो है एक नाम याद रखना है आपको, अचंत शरत कमल। इसके अलावा जो अचंत शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने अभी जो है अचंत शरत कमल ने जो है मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था मेंस टीम के लिए, और साथ ही साथ जो है मिक्स टीम के लिए सिल्वर मेडल जीता था। तो इनको जो है क्लोजिंग सेरेमनी में जो है ये डबल मेडलिस्ट थे। तो अचंत शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर भारत के, इनको क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर बनाया। और इसके अलावा एक और थे निखत जरीन। तो निखत जरीन जो है बॉक्सर हैं भारत के, फीमेल बॉक्सिंग में बॉक्सिंग टीम के हिस्सेदार थे, और उन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल जीता था 50 किलोग्राम कैटेगरी में। तो इनका भी गोल्ड मेडल है, और इनका भी गोल्ड प्लस सिल्वर है इनके पास। तो ये गोल्ड मेडल याद रखना है। तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए अचंत शरत कमल और निखत जरीन, इन दो लोगों को जो है चुना गया फ्लैग बेरर के रूप में, और पीवी संधू जो है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो ये चीज हो सकता है पूछ दे, तो ध्यान रखना है इस चीज को। अच्छा, एक चीज और भी पूछ सकता है कि इसमें टेबल टॉपर कौन रहे, मेडल में जो है मेडल टॉपर, या अगर हम मेडल रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक में था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके अलावा जो है सेकंड रैंक की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड जो है दूसरे नंबर पे इंग्लैंड। तीसरे में कनाडा था। हम सीधा चौथे की बात करते हैं जो इंडिया है, ठीक है। इंडिया चौथे रैंक पे रहा टॉबल मेडल टैली में। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें 66 गोल्ड जीता था, और इंग्लैंड जो है 58 गोल्ड जीता। अगर हम भारत की बात करें तो 22 गोल्ड इसने जीता, और भारत के अलग जो है सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो है 16 था। इसके अलावा अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल मिलाकर के भारत ने इसमें जीता है 61 मेडल। तो 61 मेडल के साथ में भारत जो है फोर्थ रैंक में रहा है। इसमें थर्ड में कनाडा था यार, कनाडा आई थिंक 26 गोल्ड मेडल के साथ में वो तीसरे रैंक में था, और 22 गोल्ड मेडल के साथ में जो है भारत। तो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड कनाडा, और फोर्थ जो है इंडिया है। जनरली जो है क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड पूछता है, भारत कौन से स्थान पे रहा ये भी पूछ देता है, भारत ने कितने गोल्ड जीता ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना है 22 गोल्ड जीता है भारत ने, 16 सिल्वर जीता है, और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल 61 मेडल जीत करके चौथे पोजीशन इसने हासिल किया। कुछ कुछ और मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूं, मतलब कि जो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है और थोड़ा सा यूनिक है उसके बारे में। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर स्ट्राइक्स फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम 2022। अगर आप इस कॉमनवेल्थ गेम को थोड़ा बहुत फॉलो किए होंगे, अगर स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, तो आप लोगों ने सुना होगा कि भारत का जो ओपनिंग है, मतलब मेडल टैली का जो ओपनिंग है वो किसने किया, ये न्यूज में बहुत बार चला है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मीराबाई चानू,
अचिंता स्योली, इसके अलावा जेरेमी लालरिनुंगा, नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत है, विंध्या रानी देवी, है ना। तो इनमें से जो है मीराबाई चानू, जो कि ऑप्शन ए है, वेट लिफ्टर है, इन्होंने भारत के लिए जो है पहला गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स कैटेगरी में 49 किलोग्राम के इवेंट में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है वेट लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम में किसने जीता, तो मीराबाई चानू 2022 के लिए। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, ये पूछ सकता है। कुछ और क्वेश्चन आगे आएंगे कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। यहां पे एक क्वेश्चन है, हाल ही में, अरे यार इसका हिंदी नहीं है यहाँ पे, चलो इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। रिसेंटली इंडिया हैज डिफिनेटेड विच कंट्री टू विन द सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो हाल ही में भारत ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के लिए किस देश को हराया। ये मैं पीडीएफ में इसका हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे मैं मिस कर गया। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। अभी क्या है, अब हाल ही बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अगस्त 2022 के हिसाब से सोचो। तो उस टाइम में जो है सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी हुआ था, जिसको किस देश को हरा करके भारत ने जीता। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ने बांग्लादेश को हराया और उसके बाद में जो है सैफ का अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर में आता है, जो अंडर 19 सैफ अंडर 19 जो अंडर 20 है, जिसमें अंडर 19 भी होता है, अंडर 18 भी होता है और अंडर 20 के अलग अलग कैटेगरी बने हुए हैं, उसमें ये चैंपियनशिप जो है होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है, सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में सैफ कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये 2015 से स्टार्ट हुआ है, ये जो सैफ कप है, अभी जो है करंट चैंपियन की बात करें तो इंडिया इसका करंट चैंपियन है, बांग्लादेश को हरा करके। तो ऑप्शन बांग्ला ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया ने हराया बांग्लादेश को 5-2 से। ठीक है, तो करंट चैंपियन कौन है, भारत है इसका। और रनर अप कौन है, बांग्लादेश है। ठीक है, और ये अंडर 20 है। ठीक है, क्योंकि इसके अंडर 18 भी आता है, अंडर 19 का भी एक कैटेगरी होता है, तो उसमें अलग अलग देश जो है रहे हैं, लेकिन हमें जो है इंडिया के हिसाब से याद रखना है, तो इसमें इंडिया ने जो है जीता है और ये इसका सेकंड टाइटल है, ये दूसरी बार है। भारत इससे पहले जो है आई थिंक 2019 में इसको जीता है, तो ये सेकंड टाइटल है। Which ministry in association with Google has launched India's उड़ान इनिशिएटिव, भारत की उड़ान जिसको कहा जाता है। तो गूगल के सहयोग से किस भारत की उड़ान पहल शुरू की है। ऑप्शन है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो किस मंत्रालय के मतलब कि गूगल के सहयोग से किस मंत्रालय ने भारत की उड़ान पहल शुरू की है। तो देखो, जब आजादी का ये 75 साल कंप्लीट हुआ, तो जिसमें हम बात कर रहे थे कि आजादी का अमृत महोत्सव, उसके अंतर्गत जो है ये जो अलग अलग प्रोग्राम्स वगैरह है वो शुरू हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग जिसके, या संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, उसके सहयोग से, गूगल के सहयोग से संस्कृति जो मंत्रालय है उसने भारत की उड़ान जो है पहल शुरू की है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि इसमें जैसे ये एक तरह का सेलिब्रेशन है, जिसमें हम भारत के अटूट अमर भावना और इसकी जितने भी इसके अचीवमेंट्स हैं, स्पिरिट ऑफ इंडिया है, वो सबको एक तरह का सेलिब्रेशन के तौर पे जो है इसको भारत की उड़ान पहल जो है शुरू किया गया है।
इस तरह के प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन अमूमन पूछ देता है क्योंकि ये थोड़े से न्यूज वगैरह में रहते हैं। तो भारत का उड़ान एक स्लोगन है, जो कि ये स्लोगन गूगल के सहयोग से है, इसलिए ये स्लोगन जो है न्यूज में रहा है। तो मैं भी थोड़ा सा पूछ दे तो याद रखना है कौन सा मंत्रालय में, ऐसा पूछ सकता है। या फिर ये क्वेश्चन को उल्टा कर सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गूगल के साथ मिल करके आजादी के अमृत महोत्सव के समय कौन सा जो है प्रोग्राम या पहल या इनिशिएटिव शुरू किया। तो भारत का उड़ान याद रखना है आपको। As per the election commission, youngster attaining how many years can apply in advance for electoral cards? मैं जब सिलेबस वाला सेक्शन डिस्कस कर रहा था, पहला लेक्चर जब था, उस टाइम में इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को एज एग्जांपल के तौर पे जो है उस टाइम में लिया था। ये अगस्त का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं उसको फिर से यहाँ पे एक तरह से रिवाइज कर रहा हूँ। आप लोग उस क्लास में रहे होंगे तो जरूर इस क्वेश्चन को पहले से ही जान रहे होंगे, इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। थोड़ा याद रखना कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यंगस्टर को एक तरह का मौका दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि वो एडवांस में अपने इलेक्टोरल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, तो किस ईयर में जाकर के, कितने वर्ष में। तो यहाँ पे ऑप्शन है 15 साल, 16 साल, 17 साल या 18 साल। आंसर है यहाँ पे 17 साल। जैसे ही उसके कंप्लीट होगा तो उसके बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन में अपने इलेक्टोरल कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया था। वो इनरोल कर सकता है वोटर लिस्ट के लिए जैसे ही वो 17 साल कंप्लीट करेगा। अभी इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये 25 जनवरी 1950 में जो है ये इलेक्शन कमीशन इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ था। वर्तमान में जो इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है राजीव कुमार, जो कि एक आईएएस है, रिटायर्ड आईएएस हैं राजीव कुमार। ओके, एक और क्वेश्चन था उस टाइम में, द क्राफ्ट विलेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है क्राफ्ट विलेज जो है स्कीम शुरू किया गया था? स्कीम है ये है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो है ये क्राफ्ट विलेज, अलग अलग राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में से जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट को क्राफ्ट विलेज के तौर पे, खास तौर पे जो है वहां के जो ट्राइब्स है उनके क्राफ्टिंग के लिए या हैंड क्राफ्टिंग के लिए उनको जो है एक तरह से इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको और इनहांस करने के लिए जो है ये क्राफ्ट विलेज या शिल्प ग्राम योजना इसको कहा जाता है। तो जिन क्षेत्रों में अलग अलग शिल्पकारी होता है या क्राफ्टिंग होता है या हैंड क्राफ्टिंग होता है तो उसके लिए ये विलेज स्कीम लाया गया है। जैसे कि मृदा कला हो गया, मिट्टी से अलग अलग डिजाइन बनाने की चीजें हो गई। ठीक है, जैसे ट्राइब्स में एक ढोकरा कला होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के वो होते हैं, आर्ट्स होते हैं, उनको जो है स्टैब्लिश करने के लिए शिल्प ग्राम योजना जो है क्राफ्ट विलेज स्कीम लाया गया है। It is initiative of Union Textile Ministry for linking textile with tourism. टेक्सटाइल को टूरिज्म से लिंक करने का एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का। इट एम्स टू प्रमोट क्राफ्ट एंड टूरिज्म, क्राफ्ट को भी प्रमोट करना और टूरिज्म को भी, पर्यटन को भी एक तरह से प्रमोट करना। क्योंकि जब ये क्राफ्ट विलेज जब डेवलप होगा तो आसपास के क्षेत्र के लोग जो है उसको एक टूरिस्ट जो है वहां पर विजिट करेंगे, उन क्षेत्रों के जो शिल्पकारी है उसको देखने के लिए। तो एक तरह के टूरिज्म को भी प्रमोशन यहां से मिलेगा। What is the name of the common portal for recommendations and nomination of all official awards? तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ऐसा पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है जिससे कि अलग अलग ऑफिशियल अवार्ड्स के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए लोग जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी है जो कि करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय पोर्टल। तो राष्ट्रीय पोर्टल जो है, इस पोर्टल के थ्रू जो है कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप जो है नॉमिनेट कर सकता है अपने आप को ऑफिशियल अवार्ड्स के लिए या किसी भी दूसरे इंसान को ऑफिशियल अवार्ड्स के लिए। So the portal aims to facilitate citizens to nominate individuals or organization for various awards instituted by the Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी अवार्ड्स है, वेरियस अवार्ड्स हैं, ऑफिशियल अवार्ड्स है, उसके लिए कोई भी सिटीजन नॉमिनेट कर सकता है किसी व्यक्तिगत रूप से, किसी इंसान को, किसी आर्टिस्ट को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को।
जैसे कि इसमें पद्मा अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर सकता है, नारी शक्ति पुरस्कार के लिए, नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड्स, इन अवार्ड्स के लिए जो है कोई भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है। सिविलियन अवार्ड्स इसमें जैसे पद्मा अवार्ड के बारे में मैंने थोड़ा सा उस दिन बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रिपब्लिक डे के दिन इसको प्रेजेंट करती है। 1954 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें जो है 4 अवार्ड्स है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबका अलग अलग डिग्री ऑफ ऑनर होता है। भारत रत्न सबसे ऊंचे अवार्ड है या सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन अवार्ड के कैटेगरी में। अगर हम भारत का सर्वोच्च सम्मान की, नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत रत्न पहले स्थान पे आता है। ठीक है, तो इसको नागरिक सम्मान या सिविलियन अवार्ड्स कहा जाता है, जो भी अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन या एक्सीलेंट वर्क के लिए जो है इसको दिया जाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पद्मा अवार्ड में फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर क्या है, तो याद रखना है कि पद्म विभूषण सबसे पहले है, सबसे ऊपर है, देन पद्म भूषण है और देन उसके बाद में पद्मश्री है। अगर हम बात करें पहला जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता की, तो उनमें 3 लोगों का नाम याद आता है यहाँ पे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। इन तीनों को जो है पहली बार जो है 1954 में जो है भारत रत्न दिया गया था। कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, हालांकि ये स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में रिपीट होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ इसको। हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास या तो कल शुरू करेंगे या परसों शुरू करेंगे, तो उसमें ये सब आएगा ना, फर्स्ट इन इंडिया ये सब में, या फर्स्ट अवार्डीज वगैरह वाला सेक्शन में ये सब रिपीट होने ही वाला है। तो फर्स्ट नॉन इंडियन, और थोड़ा सा मैं डिटेल में भी बताऊंगा, हालांकि वन लाइनर्स के फॉर्म में ही हम लोग करने वाले हैं उसको। सो फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में जो है उनको भारत रत्न दिया गया। उनके पास जो सिटीजनशिप है वो पाकिस्तान का सिटीजनशिप है। सेकेंड नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीकन थे, उनको जो है 1990 में दिया गया, नेल्सन मंडेला को। Who was the first Indian to be awarded with भारत रत्न एंड नोबेल प्राइज? तो सीवी रमन, नोबेल प्राइज उनको 1930 में मिल चुका था उनके रमन इफेक्ट के लिए। इसके अलावा जो है 1954 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। Who was the first female to be awarded with भारत रत्न एंड नोबेल प्राइज? तो नोबेल पीस प्राइज मदर टेरेसा को मिला था, उसके बाद में भारत रत्न 1980 में इनको दिया गया। तो ये पहली फीमेल है जिनको नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों मिला हुआ है। फर्स्ट फीमेल टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न, भारतीय के जो बोलना चाहिए कि पहली बार किसको मिला, तो ओवरऑल पहले फीमेल जो है इंदिरा गांधी थी, जिनको 1971 में मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया। तो पहले फीमेल में इंदिरा गांधी, उसी टाइम वो खुद भी प्राइम मिनिस्टर थी। हु रिसीव्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ 2 कंट्रीज, 2 देशों से जो है अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स किसको मिला है? तो भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और निशाने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये दोनों अवार्ड जो है मोरारजी देसाई को मिला है। मोरारजी देसाई जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। 1978 से 1980 तक जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ पे कार्यरत थे भारत में। तो उनको ये दोनों देशों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, अगस्त 5, अगस्त 3, अगस्त 1, जुलाई 31। कोई बता सकता है? न्यूज में बहुत रहा है ये चीज। चलो मैं बता दूं, यहाँ इस दिन जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019 उसी दिन जो है इनैक्ट हुआ था, या बोलना चाहिए इम्प्लीमेंट हुआ था। दूसरी चीज इसको आप रिलेट कर सकते हो, प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक वाला है, जहाँ पे प्रोहिबिट्स किया गया, उसको बैन किया गया, समझो ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित किया गया। तो ये उसी दिन की बात है कोई आइडिया किसी को, सुने हो?
चलो, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना है। एक तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट निकाला जिसको बोला जाता है मुस्लिम वुमेन एक्ट 2019। इसके तहत जो है बैन किया गया, प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इन इंडिया, ऐसे लिखो, ठीक है। तो इस दिन जो है बैन किया गया प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इन इंडिया। तो एक तरह से बोल सकते हो कि इस दिन इनैक्ट किया गया ये ट्रिपल तलाक के प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करना। तो ये डेट है 1 अगस्त 2019, ठीक है। तो इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, 1 अगस्त, ठीक है। तो ये 2000, अब तो 23 में भी ये जो है सेलिब्रेट हो चुका। तो ये 2019 को जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके तहत ट्रिपल तलाक को बैन किया गया भारत में। तो आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का एक रीजन है। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन अब पुराना है क्योंकि ये 2022 का, अब अगस्त या उसके पहले का है, ये समझो। तो एक्चुअल में जो है ये क्वेश्चन अभी जो है मैं कुछ चीज अपडेट करा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि बनने वाले हैं या होने वाले हैं, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, एक सेकेंड, ये आंसर गलत है। यहां पे आंसर होगा ये जस्टिस यू ललित, ठीक है। इनका नाम है उदय उमेश ललित। तो ये भारत के 49th नंबर के जो है चीफ जस्टिस हैं। अब थोड़ा सा मैं चीज बता दूं यहाँ पे, जैसे 49th नंबर के यू ललित, ये रहे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो इनको अपॉइंटमेंट मिला था 27 अगस्त 2022 से लेकर के 8 नवंबर 2022 तक। अब ये तो खत्म हो गया, समझो ये पीरियड खत्म हो गया, तो वो चले गए। उनको सिर्फ जो अपॉइंटमेंट है वो 73 दिनों के लिए मिला था, तो 73 दिन बाद जो है उनका अपॉइंटमेंट खत्म हो गया। उसके बाद में 50th नंबर के जो है अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ जो है 9 नवंबर 2022 से अभी तक जो है भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के 49वें राष्ट्र मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तब तो आंसर आपका जस्टिस यू ललित का नाम याद रखना है। और ये पूछ देता है कई बार जो है इसके पहले कौन थे करके पूछ देता है। तो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है जो कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये है अभी 50th नंबर में DY चंद्रचूड़, जो कि 9 नवंबर 2022 से अभी तक है, ठीक है। और अगर हम बात करें 49वें नंबर के, तो यू ललित जो कि 27 अगस्त 2022 से लेकर के 8 नवंबर 2022, सिर्फ 73 दिनों के लिए जो है ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में अभी कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। यहाँ पे एक चीज और याद रख सकते हो, आपसे बाई चांस पूछे, जैसे स्टैटिक जीके वाले में पूछ देता है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, नाम है उनका, हीरालाल जे कानिया। तो ये भारत के पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने 1950 में, जब आजादी के बाद के पहले जो है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जे कानिया। 26 जनवरी 1950 को उनको अपॉइंटमेंट मिला था। चलो, आगे कुछ क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम के थोड़े से कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चन है। हु हैज वोन
इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन द हाई जंप एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद में भारत का पहला। अब ध्यान रखना है कि ये पहली बार है जब भारत ने ऊंची कूद जैसे इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल जीता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन खास तौर पे याद रखना है आपको। पहला ऑप्शन है हिमा दास, तेजस्विन शंकर, इसके अलावा है एम श्रीशंकर और द्युति चंद। तो किसने जो है इंडिया के लिए पहला जो है हाई जंप का मेडल जीता? तो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी तेजस्विन शंकर। इन्होंने जो है भारत के लिए फर्स्ट एवर मेडल इन हाई जंप जो है, और एक तरह से बोलना चाहिए कि हिस्ट्री क्रिएट किया है। इसके पहले भारत जो है किसी भी तरह के ऐसे मेडल नहीं जीता है। एक और चीज है यहां पर, इंडिया वोन अ हिस्टोरिक गोल्ड इन विच स्पोर्ट फॉर द फर्स्ट एवर टाइम एट कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पहली बार किस खेल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता? यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे रोइंग, वाटर पोलो, फेंसिंग और लॉन बॉल। तो एक यहाँ पे जो खेल है लॉन बॉल, जिसमें भारत का पहले कभी भी किसी भी तरह का मेडल जीतने का वो नहीं बना, तो ऑप्शन डी है लॉन बॉल, जिसके लिए याद रखना है भारत ने पहली बार जो है गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम का फाइनल में। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लॉन बॉल एक ऐसा गेम है जिसका इंडिया में उतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी गोल्ड मेडल जीता है भारत ने पहली बार। तो ये राष्ट्रमंडल खेल का एक तरह का यूनिक क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटेड द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम 2.0 स्कीम। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना लागू की? चार ऑप्शन है यहाँ पर। अब इसको तो आप लोग तुक्का जरूर लगा सकते हो, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? चार ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। क्या हो सकता है आंसर? थोड़ा देखो सोच के, क्या हो सकता है? और कोई? ठीक है, देखो ये जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअली, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें जो है जितना बोलना चाहिए, 14 से लेकर 18 साल के जो गर्ल्स हैं उनके पोषण स्तर को, या उनके जो मेल न्यूट्रिशन वाला जो प्रॉब्लम है उसको बेहतर करने के लिए जो है ये एक तरह का इनिशिएटिव है। ठीक है, तो के एज ग्रुप की जो गर्ल्स हैं उनके लिए, और खास तौर पे जो है इसमें प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनके लिए है। इनके लिए एक तरह का इनिशिएटिव है, और इनके जो बोल सकते हो टू ओवरकम द मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, उनके जो भी पोषण की क्षमता है या पोषण की जो स्थिति है वो उसको बेहतर करने के लिए, या जिसको पोषण से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम है जिसको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है ये स्कीम लाया गया है। और जिसके लिए जो लाभार्थी होंगे वो कौन होंगे? 14 से 18 साल की लड़कियां
और उसके अलावा जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो वुमेन है, जो स्तनपान करा रही हैं, ऐसी महिलाओं को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कहलाता है, कि 2022 में जो है इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटका और गुजरात। कोई बता सकता है? ये भी न्यूज में रहा है बहुत। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए। इसके बाद में हम अगस्त का पहला सेक्शन खत्म हो जाएगा। कल के क्लास में हम मे बी कल हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, आप लोग का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, या एक और क्लास इसका करंट अफेयर्स का भी होगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा शाम को इसको। तो चलो, इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अभी डिसाइड किया है कि उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उनके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गांव ऐसा होगा जिसको संस्कृत स्पीकिंग विलेज के तौर पे जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कुछ 4-5 ऐसे गांव हैं जो अभी भी संस्कृत स्पीकिंग उसमें आता है। जैसे कि आपके कर्नाटक में एक गांव है, मैट्टूर करके है। कर्नाटक में ही जो है एक दो और गांव है जो कि वो संस्कृत स्पीकिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में एक झीरी करके गांव है, झीरी में जो है संस्कृत स्पीकिंग विलेज के तौर पे जो है उसको किया गया है। उड़ीसा में एक शासना करके गांव है जो है इसमें आता है। और राजस्थान में गनोड़ा एक गांव है जो कि संस्कृत स्पीकिंग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में हम कल देखते हैं करंट अफेयर्स करेंगे या स्ट्रैटेजी के करेंगे, वो मैं अपडेट करा दूंगा। चलो, अभी के लिए इतना ही।